आपका पुनः स्वागत है। अब हम जो कृषि स्थानीयकरण का जो सिद्धांत वॉन थुनिन ने दिया, उसकी जो आरंभ की जो जानकारी थी वो अजम्पशंस के संदर्भ में या उसके हाइपोथेसिस के संदर्भ में, सेकेंडरी वैल्यू के संदर्भ में हमने चर्चा की। आज हम ये जो संकेंद्रीय जो वलय हैं या संकेंद्रीय जो पेटियां हैं, उनका सीमांकन किस तरह से किया जाए और कुछ परिभाषित जो शब्द हैं उनके ऊपर हम चर्चा आज की वीडियो में करेंगे। और कोशिश रहेगी कि आज की वीडियो के अंदर हम उन सभी चीज़ों को समेट लें। इनकी जो आलोचनाएं जो थी उनके संदर्भ में भी बात करेंगे, क्योंकि अगर कंटिन्यूटी में आप चीज़ों को पढ़ेंगे तो चीज़ें आपके अच्छे से समझ में भी आएंगी और आप किसी भी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर रहेंगे। अब कृषि पेटियों के सीमांकन की जब हम बात करते हैं तो वॉन थुनिन ने सीमांकन के लिए एक तरह से ग्राफिकल मॉडल को यूज लिया और कुछ बात इन्होंने कही। लेकिन जब ग्राफिकल मॉडल इन्होंने दिया तो आपको वॉन थुनिन के द्वारा दी गई जो अजम्पशंस है उनको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि वो सीमांकन के लिए या उनका जो एक तरह से संकेंद्रीय या ज्योमेट्रिक जो स्ट्रक्चर है उस संदर्भ में इनके अजम्पशंस जो होती हैं, मान्यताएं जो होती हैं, बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जो कि एक तो भौगोलिक समरूपता की बात करता है, एक एकाकी प्रदेश की बात करता है, किसी एक फसल की उत्पादन लागत जो होगी वो पूरे क्षेत्र के अंदर जो होगी वो समान होगी, और जो बाजार मूल्य भी जो है उस कृषि उत्पाद का वो निश्चित होगा। पूर्व आपको उस मूल्य का पता होता है, उसमें परिवर्तन की जो स्थितियाँ वो नहीं होती है। और एक चीज़ उन्होंने जो कही थी कि दूरी बढ़ने के साथ साथ वास्तविक रूप से जो परिवहन लागत जो होती है वो बढ़ती है, और जैसे जैसे इसी को उन्होंने जो आर्थिक लगान या जो किसी भी कृषक का जो लाभ होता है उसको निर्धारित करने में ये जो परिवहन की दूरी और परिवहन जो लागत होती है वो निर्धारित करती है। और फसल दूरी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही जो आर्थिक लगान जो होगा उसको देने की जो क्षमताएं होती हैं वो कम होती जाती है। इन चीज़ों की बात सीमांकन में हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और एक जो उत्पादन सघनता की बात हमने की कि जितने उत्पादन सघनता जो होती है या प्रोडक्शन जो इंटेंसिटी जो होती है वो जो प्रथम पेटी में ज़्यादा होगी, और आगे जब हम जाएंगे बाह्य पेटियों की तरफ तो इनपुट पर यूनिट जो एरिया होता है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। इसका मतलब है कि उसके अंदर उत्पादन सघनता का तात्पर्य हमारा ये होता है कि जितनी मात्रा में धन, श्रम या खाद का इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो उस कृषि उत्पादन की सघनता को दिखाता है। अब जो अजम्पशंस में भी रखा कि किसी भी फसल की जो अवस्थिति है उसकी जो लोकेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें मंडी का जो भाव है वो, उसकी जो परिवहन लागत है वो, उसकी जो प्रति हेक्टेयर जो उपज है वो, ये सब चीज़ें जो हैं वो उसके उत्पाद को निर्धारित करने में या फसल की अवस्थिति को निर्धारित करने में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अब यहाँ हम एक एग्जाम्पल उदाहरणार्थ आपको दिया कि यदि ए फसल, ये आप देखिए डायग्राम के अंदर ध्यान से, ये क्रॉप ए है, ये क्रॉप बी है, यानी यहाँ डॉटेड लाइन से हमने दिखाया कि यहाँ तक जो क्रॉप ए होगी और यहाँ से आगे यहाँ तक जो क्रॉप जो बी होगी उसका जो उत्पादन किया जाएगा। यहाँ जो वाई एक्सिस है उसमें बाजार से दूरी को दिखाया है, जबकि ये ए एक्सिस के ऊपर हमने जो अवस्थिति जो किराया होता है उसको हमने शो किया है। यदि यहाँ हम देखें तो यदि ए फसल का पाल ढोने का मूल्य प्रति टन प्रति किलोमीटर और मंडी भाव जो है इसका जो परिवहन लागत और जो मंडी का जो भाव है वो बी की तुलना में अधिक है, तो कृषक मंडी के समीप, आप ये ऑब्वियस है कि अगर इसकी परिवहन लागत ज़्यादा है तो दूर जाएगा तो इसका लाभ कम होगा, और इसकी परिवहन लागत ज़्यादा है लेकिन दूरी कम है लेकिन मंडी में जो भाव है वो अच्छा मिल रहा है, तो वो फसल जो है वो किसी भी केंद्रीय जो बाजार है उसके नज़दीक होगी। और यदि कृषक मंडी के अधिक समीप ए के उत्पादन का निर्णय लेगा, नहीं कि बी का, यानी ए और बी का एक कंपैरेटिव ये इन्होंने रखा कि ए जो फसल है इसकी परिवहन लागत अधिक होती है बी के तुलना में, लेकिन इसका जो बाजार जो मंडी जो भाव है वो ज़्यादा है। तो यहाँ ये जो परिवहन लागत को कम करने के लिए और अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए जो क्रॉप ए होगी वो पेटी जो है प्रथम पेटी के रूप में कह लीजिए या केंद्रीय जो बाजार है उसके नज़दीक इसका उत्पादन होगा, जबकि जो कि क्रॉप जो बी है भले ही उसका परिवहन लागत कम है दूरी के रेफरेंस में, लेकिन उसका जो बाजार जो भाव है वो कम मिलेगा। तो उस स्थिति के अंदर जो कृषक जो होगा वो ए कृषि के उत्पादन को प्राथमिकता देगा, ना कि बी को। यहाँ एक फॉर्मूला जो है वॉन थुनिन के दिया आर्थिक लगान के संदर्भ में, यहाँ P बराबर S माइनस ब्रैकेट E प्लस टी। पी का मतलब होता है कृषक को
फसल बेचने से जो लाभ मिलता है, जो उसका जो विक्रय मूल्य जो है उसको यहाँ उसका जो बाजार में जब वो किसी चीज़ को बेचेगा तो उसको कितना लाभ प्राप्त होगा उसको पी यहाँ शो करेगा। एस जो है फसल के विक्रय मूल्य को दिखा रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना है वहाँ पर वो जो बेच रहा है, और ई का मतलब होता है उसका कितना उत्पादन लागत, चाहे वो श्रम के रूप में, चाहे वो धन के रूप में, चाहे वो खाद्यान्न के रूप में या मशीनरी के रूप में, उसको दिखाएगा। और टी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को दिखाएगा। यानी अगर ई और प्लस टी का जो वैल्यू जो है अगर अधिक हो जाएगी, यानी अगर यहाँ जो विक्रय मूल्य है उससे ज़्यादा अगर उसमें लागत आ जाएगी, तो कृषक ऐसी स्थिति में कभी भी उस फसल का उत्पादन नहीं करेगा जिससे उसको किसी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं होगा। यानी उसको पी जो है कृषक फसल बेचने से जो लाभ प्राप्त होगा तभी किसी फसल का वो चयन है वो करेगा। तो इस तरह से चाहे वो ए हो या बी हो या सी जो क्रॉप्स है उसमें डिस्टेंस और बाजार का जो मूल्य है वो इस तरह से कृषि पेटियों के सीमांकन के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसको हम फसल के माध्यम से भी आपको समझा सकते हैं कि ये उत्पादन लागत और जो इकोनॉमिक रेंट और प्रॉफिट को एक्सप्लेन करने के लिए हमने ये जो चार्ट आपके सामने रखा है, आप ध्यान से देखिए, बड़ा आसानी से आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। और उसी के हिसाब से जो सकेंद्रीय जो पेटियां हैं उसका भी निर्माण होता है। ये जो केंद्रीय जो नगर है उससे दूरी को हमने दिखाया है 0.5 जो यूनिट के रूप में मान लीजिए, किलोमीटर में देख लीजिए 0.5, 1, 1.5, 2.0, 2.5। यहाँ सबसे पहले हमने लकड़ी का जो उत्पादन किया उसको दिखाया, और यहाँ हमने कोई जो खाद्यान्न फसल है उसको हमने लिया, उसका एक तुलनात्मक अध्ययन हमने आपके, क्योंकि हमने कहा कि जो भी फसल आप कर रहे हैं, जो भी जो उत्पाद है उसका बाजार मूल्य जो है आपको पता है, उस बाजार मूल्य में कोई अंतर नहीं आएगा। आप चाहे किसी भी दूरी पे चले जाएं, चाहे वो बाजार मूल्य लकड़ी का हो, चाहे वो बाजार मूल्य अन्न का हो, खाद्यान्न फसल का हो। यहाँ बाजार मूल्य जो है अन्न है उसका 80 रुपये है, उसका डिस्टेंस के हिसाब से कोई उसके ऊपर प्रभाव नहीं है। यहाँ बाजार मूल्य लकड़ी का है वो 200 रुपये है। और ये उत्पादन जो खर्च है उसकी बात करें हम, तो यहाँ लकड़ी का जो उत्पादन खर्च है वो जो है वो 140 रुपये है पूरे क्षेत्र के अंदर। लेकिन आप देखिए कि परिवहन जो खर्च है उसके अंदर दूरी के हिसाब से जो वृद्धि है हमें देखने को मिल रही है, वो भी वास्तविक रूप से। और यहाँ हम देखें अन्न का हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो इसका बाजार मूल्य 80 रुपये है, और आपके जो उत्पादन खर्च 50 रुपये है, और परिवहन जो खर्च है वो 3 रुपये 6 रुपये उसके संदर्भ में जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। और ये लाभ जो है उसकी हमने चौथे पॉइंट के रूप में बात की। अब यहाँ क्योंकि अगर हम 2 किलोमीटर तक जाते हैं तो यहाँ बाजार मूल्य 200 रुपये है, इसका उत्पादन खर्च 140 रुपये है और परिवहन खर्च 40 रुपये है, तो यहाँ लाभ जो है वो 20 रुपये का हो रहा है। लेकिन यहाँ जो अन्न उत्पादन फसल है, खाद्यान्न फसल है, उसको बाजार मूल्य 80 रुपये है, उत्पादन जो खर्च है वो 50 रुपये है, परिवहन लागत जो है वो 12 रुपये है। लेकिन यहाँ जो लाभ प्राप्त हो रहा है वो जो है 12 रुपये का हमें लाभ प्राप्त हो रहा है। तो उस स्थिति में हम देखें तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ 20 रुपये का लाभ होगा, तो यहाँ 2 किलोमीटर की दूरी पे जो कृषक होगा, क्योंकि वो आर्थिक लगान को या उत्पादन लगान को अधिकतम रखना चाहता है अपने, क्योंकि इकोनॉमिक मैन है, अपने आर्थिक लाभ को हमेशा ऊपर रखेगा, तो यहाँ तक जो है वो लकड़ी का उत्पादन करेगा 2.0 किलोमीटर पे। और उसके बाद की स्थिति में आप चेंज देखिए, तो यानी ये वाली जो पेटी होगी, यानी 2.2 किलोमीटर की जो डिस्टेंस तक जो हम पेटी का निर्माण करेंगे वो लकड़ी की पेटी होगी, या लकड़ी का उत्पाद वहाँ पर उत्पादित किया जाएगा। लेकिन जब हम 2.5 किलोमीटर दूरी पे जाते हैं तो क्योंकि परिवहन लागत बढ़ जाती है, तब हमें एक कंपैरेटिव अंतर हमें देखने को मिलेगा। आप यहाँ देखिए 2.5 किलोमीटर पे बाजार मूल्य सेम है, चाहे वो लकड़ी का हो चाहे वो अन्न का हो, और उत्पादन खर्च सेम है, वो 50 रुपये लकड़ी के संदर्भ में है, और 140 रुपये लकड़ी के संदर्भ में है, और अन्न के रूप में 50 रुपये है। तो यहाँ जो है वो परिवहन खर्च के अंदर हमें अंतर देखने को मिल रहा है। और इसको जब हम टोटल करते हैं, बाजार मूल्य 200 रुपये और हमारा जो खर्च है उत्पाद खर्च और परिवहन खर्च जो है वो दोनों का योग हम देखें तो 90 रुपये हो जाएगा। तो हमारा जो लाभ होगा वो 10 रुपये का होगा, किसके उत्पादन में? लकड़ी के उत्पादन में। लेकिन जब हम खाद्यान्न या अन्न का उत्पाद की बात करते हैं तो यहाँ बदलाई बाजार मूल्य 80 रुपये है, लेकिन आर्थिक लगान कम है 50 रुपये, परिवहन लागत 15 है, यानी यहाँ जो उसका लाभ जो होगा वो 15 रुपये होगा। तो इस जगह पर जाकर जो कृषक होगा वो सेकेंडरी पेटी के रूप में यहाँ
जो अन्न उत्पादन है वो लकड़ी के उत्पादन को रिप्लेस करेगा, क्योंकि यहाँ आर्थिक लगान जो है, आर्थिक जो लाभ है वो 15 रुपये होगा, 10 रुपये के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो वो वहाँ पर अन्न का उत्पादन करेगा, क्योंकि इकोनॉमिक मैन है, अपने आर्थिक लाभ को अधिकतम करना चाहता है। तो ये एक तरह से इस तरह से जो परिवहन जो उत्पाद बाजार मूल्य, उत्पाद खर्च, परिवहन खर्च में के जो अंतर के बाद जो लाभ बचता है वो जो सकेंद्रीय जो वलय पेटियां हैं उनके सीमांकन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब ये कहा कि किसी व्रतखंड के आंतरिक क्षेत्र में उसी फसल का उत्पादन किया जाएगा जिसमें इकोनॉमिक रेंट जो है, आर्थिक लगान जो है, उसका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो। आर्थिक लगान जो है जो एक सापेक्षिक लाभ है जो किसी फसल के बाजार के समीपस्थ भूमि पर उगाने पर और उसको दूर उगाने पर। अब दूर उगाने पर उसकी जो परिवहन लागत है, यानी रिलेटिवली जो चेंज हो रहा है, अब हम यहाँ देख रहे हैं रिलेटिवली दूरी के हिसाब से परिवहन लागत में जो अंतर आ रहा है, तो रिलेटिवली जब हम कंपेयर करते हैं तब जाकर एक संकेंद्रीय पेटी के बाद जो दूसरी फसल का उत्पादन किया जाएगा तो वो आर्थिक लगान जो है, इकोनॉमिक जो रेंट है वो उसके उत्पादन को तय करेगा, उसके जो सीमा है उसको तय करेगा। नो रेंट लैंड की बात भी वॉन थुनेन ने किया, तो ये वो क्षेत्र होता है या वो भूमि क्षेत्र होता है जहां उत्पादन से कोई लाभ नहीं होता, यानी वहां उसको जो लगान जो है वो लगान शून्य होता है, इकोनॉमिक रेंट जो होता है वो शून्य होता है। तो वहां पर जो कृषक होता है वो व्यापारिक और वाणिज्यिक उपयोग से किसी फसल का जो उत्पादन है वो नहीं करता है। अब यहाँ हमने सीमांकन की बात की। अब ये जो मॉडल जो वॉन थुनेन के द्वारा दिया गया, इसका वास्तव में उपयोग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपसे सवालों में बार बार पूछा जाता है कि वॉन थुनेन का जो सिद्धांत है उसकी उपयोगिता क्या है, प्रेजेंट के अंदर उसकी क्या रेलिवेंस है, क्या वर्तमान के अंदर भी सेकेंडरी जो वलय पेटियाँ जो होती हैं वो हमें दृष्टिगत होती है क्या। इस तरह के सवाल आप लोगों से पूछ जाते हैं। उसमें आपका जो अनुभविक अध्ययन है, जो व्यवहारिक आपने खुद ने जो देखा है उससे संबंधित जो चीज़ें हैं आपको देनी पड़ेगी, और उसमें आपके स्वयं के अनुभव के आधार पर अगर आप उदाहरण देते हैं तो उसके अंदर आपको नंबर बड़े बेहतर मिलते हैं। कि उसका मतलब ये होता है कि एग्जामिनर ये चाहता है कि आप चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो आप क्या चीज़ों को देख भी रहे हैं, क्या आप उन चीज़ों को व्यवहारिक धरातल पर अनुभव भी कर रहे हैं। तो वॉन थुनेन का जो मॉडल था वो अभी भी हमें देखने को मिलता है। जब 1826 के अंदर दिया उसके बाद जो इस मॉडल को एनालिसिस किया 100 वर्ष बाद एक स्वीडिश भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने 1925 के अंदर ओल्फ जॉनसन ने और 1952 में जर्मन भूगोलवेत्ता वोल्केनबर्ग ने इस मॉडल को की व्यवहारिकता को या इसको व्यवहारिक धरातल पर इसका स्टडी की, और उन्होंने ये कहा कि ये जो संकेंद्रीय जो वेली पेटियाँ हैं वो हमें देखने को मिलती है, लेकिन क्योंकि इन्होंने जो अध्ययन है अलग जगह पे भी किया है और अलग 100 वर्ष बाद बात किया है, तब परिवहन के संबंध में बाजारिक जो मूल्य होते हैं उसके संदर्भ में, बाजारिक जो डिमांड्स होते हैं उसके संदर्भ में परिवर्तन आ जाते हैं। तो वो उस तरह से संकेंद्रीय पेटियाँ भले ही देखने को नहीं मिले, लेकिन इन्होंने ये कहा कि जो केंद्रीय जो बाजार है, मार्केट है, उसके तरफ चारों तरफ जो कृषि का जो स्थानीकरण है वो एक सेकेंडरी पेटियों के रूप में हमें देखने को मिलता है। ये उसका समर्थन करते हैं। वोल्फ जॉनसन ने स्टॉकहोम नगर का बात की और उन्होंने माना कि जो पश्चिम यूरोप उस सेकेंडरी वैली या जो पेटियाँ होती हैं स्टॉकहोम नगर के संदर्भ में इन्होंने देखा भी, उनको पाया भी। और वोल्केनबर्ग ने तो पूरा पश्चिम जो यूरोप है उसको त्रिभुजाकार औद्योगिक पेटी को केंद्रीय बाजार मान लिए पूरे को, और उस उपयोग में पेटियों के विकास का अध्ययन किया। और उन दोनों ने ये निष्कर्ष निकाला कि केंद्रीय बाजार के चारों तरफ 4 संकेंद्रीय पेटियां पाई जाती हैं। मैंने क्या कहा आपसे, वो पेटियां उस तरह की नहीं पाई जा रही क्योंकि 100 वर्ष पश्चात जो परिस्थितियां थी उसमें परिवर्तन हो गया, बाजार की जो डिमांड है उसमें परिवर्तन हो गया। 100 वर्ष बाद जो आपके एनर्जी के जो सोर्स थे, जो आवश्यकताएं थी उसमें परिवर्तन हो गया, दूसरे जो सोर्स है वो डेवलप हो गए। तो इन्होंने 4 पेटियों की बात की। प्रथम पेटी के अंदर चारे की कृषि, फल और कृषि खेती जो है वो की जाती है, और दूसरी जो खेती होती है उसमें इन्होंने खाद्यान्न की बात की, तृतीय के अंदर पशुपालन की बात की, और चतुर्थ जो होती है वो वानिकी कृषि होती है। अब चूंकि वानिकी की बात इन्होंने फॉरेस्ट्री की बात जो कि वॉन थुनेन दूसरी पेटी में करता है, तो मैंने कहा कि 100 वर्ष पूर्व जल प्लावन के लिए या आपकी ऊर्जा की आवश्यकता के लिए लकड़ी एकमात्र स्रोत था, इसलिए उन्होंने द्वितीय पेटी में रखा। लेकिन 100 वर्ष बाद और अन्य विकल्प जो हैं, अन्य जो सस्ते साधन जो उपलब्ध हो गए, उस स्थिति में ये जो पेटी है
वो चतुर्थ स्थिति में चली गई और परिवहन के साधनों विकास होने के कारण प्रथम जो 2 पेटियां थी उनका जो एरिया था उसके अंदर भी फैला हुआ और अल्टरनेट जो ट्रांसपोर्टेशन के जो व्हीकल्स थे उनकी उपलब्धता हुई। तो नो डाउट जो परिवहन जो लागत है उसके अंदर भी एक कम्पिटिटिव स्थितियाँ हुई, तो परिवहन लागत में भी जो परिवहन की जो स्थितियाँ हैं वो देखने को मिली। लेकिन इन्होंने ये स्पष्ट कहा कि जो संकेंद्रीय जो पेटियाँ हैं वो देखने को मिलती है। भारत के संदर्भ में अगर हम कहें कि भारत के विभिन्न विद्वानों ने भी जो वॉन थुनेन का जो मॉडल है उसके आधार पर अध्ययन किया और कई रिसर्च स्कॉलर्स ने वॉन थुनेन को आधार बनाते हुए विभिन्न जो मार्केट है, ये केंद्रीय जो नगर है वहाँ पर कृषि पेटियों के वास्तविक स्तर को अध्ययन करने की कोशिश की। तो अगर विद्वानों की बात करें तो प्रमिला कुमार ने जो है भोपाल जो नगर है उसके चारों तरफ जो कृषि फसलों की जो अवस्थिति है उसका अध्ययन किया और इन्होंने कहा कि आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा प्रदेश होने के बावजूद भारत में भी पश्चिम यूरोप की तरह संकेंद्रीय पेटियां देखने को मिलती हैं। लेकिन अंतिम जो 2 पेटियां हैं उसमें जो है प्रतिभूमि की बहुलता होती है, क्योंकि वहाँ पर जो कृषक की जो आय है और नगरीय जो प्रभाव क्षेत्र होता है वो, और जब हम ये कहते हैं कि पूरे क्षेत्र के अंदर समांगताएं जो होती हैं वो देखने को नहीं मिलती, उस स्थिति में वहाँ जो प्रतिभूमि का प्रभाव ज़्यादा होगा, जो कि केवल वॉन थुनेन ये कहता है कि 5वीं पेटी से प्रतिभूमि की बात करता है। लेकिन यहाँ अंतिम 2 पेटियाँ जो हैं भारत में जब भोपाल का इन्होंने स्टडी की प्रमिला कुमार ने, इसी तरह का जो अध्ययन है प्रोफेसर मोहम्मद सफ़ी ने किया गंगा के मैदान के संदर्भ में, जीबी सिंह ने पंजाब के संदर्भ में, और दोनों ने ही के मॉडल में ये निष्कर्ष निकाल कर मैदानी भारत में नगरों के चारों तरफ जो है मूलतः 2 पेटियाँ विकसित होती हैं। प्रथम पेटी दुग्ध फल सब्जी और के अतिरिक्त जो है खाद्यान्न फसलों का भी उत्पादन किया जाता है, जबकि दूसरी पेटी में मूलतः खाद्यान्न फसलों का। अगर वर्तमान में भी हम देखें तो व्यवहारिक स्तर पे आप देखिए कि जो भी नगरीय क्षेत्र है, कोई भी कस्बा क्षेत्र है, उसके चारों तरफ सराउंडिंग जो एरिया होता है वहाँ पर पशुपालन, नगर या केंद्रीय मार्केट को दुग्ध या दुग्ध से संबंधित उत्पादों को पहुँचाने के लिए पशुपालन किया जाता है व्यापारिक उद्देश्य से। साथ ही फसलें जो हैं जो सब्जियां जो हैं उनका उत्पादन यहाँ पर किया जाता है, जिससे कि उनको अतिशीघ्र वहाँ पर पहुँचाया जा सके। तो वर्तमान में भी जो संकेंद्रीय जो पेटियां हैं उनका जो विस्तार है वो किसी भी बाजार या केंद्रीय बाजार है उसके चारों तरफ हमें देखने को मिलता है। और लेकिन ये अलग है कि जनसंख्या विस्फोट और ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय जनसंख्या का भारी दबाव पाया जाता है, इसलिए जो फसलें हैं उसके अंदर जो बाहर के जो क्षेत्र है उसमें खाद्यान्न जो फसलें हैं उसकी बहुलता हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। ये स्थिति भारत के संदर्भ में इन्होंने की। तो किसी भी विकासशील देश की हम बात करें तो वहाँ पर भी, और इवन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी जो है प्रथम जो पेटी है, चाहे वो दुग्ध और दुग्ध उत्पादों के संदर्भ में हो या सब्जियों के बारे में हो, तो वो संकेंद्रीय जो पेटी है हमें देखने को मिलती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि चाहे वो सफ़ी के द्वारा हो, चाहे जेबी सिंह के द्वारा हो या वगनबर्ग के द्वारा हो, कि वर्तमान में भी या वोल्फ जॉनसन के द्वारा हो, कि ये जो संकेंद्रीय वाले जो सिद्धांत है वेबर ने 1826 में दिया था वो वर्तमान में भी प्रासंगिक है। आलोचनाओं की अगर हम बात करें तो पहली जो आलोचना है, मैं एक चीज़ ये कहता हूँ कि अजम्पशंस की हम आलोचनाएं उस रूप में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक आइडियल कंडीशन रखी है और वो आइडियल कंडीशन जब होती हैं तब ही वो स्थितियाँ बनती हैं। लेकिन आइडियल जो कंडीशंस हैं उसकी उपलब्धता होना भी जरूरी है। तो ये जो एकाकी की बात करता है, आइसोलेटेड स्टेट की बात जो करता है, वो हमें देखने को नहीं मिलता। वर्तमान में भूमंडलीकरण के टाइम में रह रहे हैं, पूरा जो एक ग्लोबल विलेज की जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ मार्केट्स को जो चीज़ें मिल रही हैं वो कोई स्थानीय मार्केट से नहीं मिल रही, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उन चीज़ों की पूर्ति की जा रही है। तो ये एकाकी अर्थव्यवस्था वाली जो संकल्पना है, आइसोलेशन वाली जो आइसोलेटेड स्टेट की बात है, वो हमें दृष्टिगत नहीं होती है। परिवहन लागत की जब इन्होंने बात की तो इन्होंने कहा वास्तविक रूप से बढ़ती है, दूरी बढ़ने के साथ साथ जो परिवहन लागत बढ़ती है। लेकिन ये बात अगर हम देखें तो दूरी बढ़ने के साथ साथ परिवहन लागत बढ़ती है, लेकिन वो सापेक्षिक रूप से। अगर हम कोई एग्जाम्पल लें, आप कहीं पे भी रहते हैं, आप किसी ट्रेन से या बस से आप यात्रा करते हैं तो 20 किलोमीटर पे जो डिस्टेंस पे हमें पैसा लगता है, तो नेक्स्ट जो अगले जो 20 किलोमीटर होगा तो उतना ही पैसा नहीं लगता। अगर मैं कहूँ कि 10 किलोमीटर पे 10 रुपये आप किराया दे रहे हो, तो 20 किलोमीटर पे जब आप जाएंगे तो आपका किराया जो है वो 15 रुपये हो जाता है। तो डिस्टेंस जो बढ़ती जाएगी
तो परिवहन लागत में वृद्धि होगी, लेकिन वो 10 पे 10 रुपये मिल रहे हैं तो 20 पे 20 रुपये नहीं होगा। वो जो परिवहन लागत सापेक्षिक रूप से बढ़ेगी, रिलेटिवली बढ़ेगी। तो ये परिवहन लागत चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, वो वास्तविक रूप से नहीं बढ़ती, वो सापेक्षिक रूप से बढ़ती है। तो यहाँ भी इसकी आलोचना की जाती है। और परिवहन साधनों के परिवर्तन के कारण जो उनके जो मौलिक जो विचार थे, क्योंकि उन्होंने केवल घोड़ा गाड़ी और जो नदियों के द्वारा जो नौकायन की जो बात परिवहन के संदर्भ में की, उसमें व्यापक परिवर्तन आ गया है। आज परिवहन के जो स्रोत हैं उसमें विविधताएं हमें देखने को मिलती है। तो वहाँ परिवहन लागत में भी अंतर देखने को मिलता है। आप देखते हैं कि लंबी दूरी पे आप जाते हैं तो ट्रेन आपके लिए सस्ती होती है, छोटी दूरी पे आप जाते हैं तो बस का उपयोग आप करते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं परिवहन के संदर्भ में व्यापक परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। भौगोलिक समरूपता सब जगह नहीं मिलती, फिजिकल जो फीचर्स होते हैं उसमें अंतर होता है। दूरियां बढ़ने के साथ साथ वहाँ की जो सोइल जो होती है उसमें अंतर देखने को मिलता है। जो सोर्स ऑफ वाटर है उसमें अंतर हमें देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ें भौगोलिक समरूपताओं में हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। अभी वर्तमान के अंदर प्रतिस्पर्धा का टाइम है, मैंने कहा एलपीजी का टाइम है, ग्लोबलाइजेशन का टाइम है। तो किसी एक बाजार मूल्य जो होते हैं वो स्थानीय जो डिमांड्स हैं उसके ऊपर निर्भर नहीं करते, उनके जो मूल्य हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से निर्धारित किए जाते हैं। तो वर्तमान में तात्कालिक जो अजप्शन जो उन्होंने रखे वैसी स्थितियां मिलना बड़ा मुश्किल है, और बाजार मूल्य को सुनिश्चित करना स्थानीय स्तर के आधार पर बड़ा मुश्किल होता है। तो वर्तमान में उस तरह की स्थिति हमें देखने को नहीं मिलती। संकेंद्रीय वलय से संबंधित जो उनकी अवधारणाएं जो थी कि लकड़ी की फसल के संदर्भ में, पड़ती भूमि के संदर्भ में या जीवन निर्वाह के संदर्भ में, तो वो तात्कालिक समय और तात्कालिक जो अजप्शंस थे, जो एक आइसोलेटेड स्टेट की बात करते हैं वहाँ वो चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जब हम व्यवहारिक में वर्तमान में उन चीज़ों को देखें तो वैसी स्थितियाँ, क्योंकि आप एनर्जी सोर्सेज है, पेट्रोलियम है, गैस है, आजकल इतने ज़्यादा सोर्सेज हैं, तो आप जो है लकड़ी एक ऊर्जा की आवश्यकता के रूप में नहीं रह गई है। तो वो उस तरह की संकेंद्रीय पेटियाँ जो है उसका विकास की जो स्थितियाँ हमें देखने को, इवन अगर हम संकेंद्रीय पेटियों की बात करें तो जो चाहे वो फल हो चाहे सब्जी हो, क्योंकि वर्तमान में टेक्निकल डेवलपमेंट जो तकनीक का विकास हुआ है, रेफ्रिजरेटर्स का विकास हुआ है, कूलिंग जो फैसिलिटीज़ बढ़ी हैं, तो उसके कारण जो है आपकी जो फसलें हैं बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रखी जा सकती हैं। और दूर दूर से जो है आज अगर हम देखें तो आपके पास वर्तमान में विदेश से भी, फॉरेन से भी आप जो है फलों का आयात करते हैं। तो उस तरह की जो स्थितियां हैं उसमें इस ग्लोबलाइजेशन के टाइम के अंदर व्यापक जो परिवर्तन है हमें देखने को मिला है। इकोनॉमिक रेंट केवल परिवहन लागत के अंतर से ही तय नहीं होता, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा परिवहन लागत पे ज़्यादा दबाव दिया इकोनॉमिक रेंट को तय करने के लिए। वर्तमान में बाजार मूल्य जो हैं अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के द्वारा तय होते हैं, और वास्तविक लाभ का जो निर्धारण होता है वास्तव में बाजार मूल्य से होता है। अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार जो है उनकी कीमतों के द्वारा तय होता है। तो इस तरह से ये जो परिवहन इकोनॉमिक जो रेंट की कॉन्सेप्ट है उसमें भी परिवर्तन आया, लेकिन आर्थिक लाभ की जो संकल्पना है वो वर्तमान में भी उतनी ही प्रासंगिक है। कोई भी व्यक्ति किसी भी उत्पाद का उत्पादन तब तक ही करता है जब तक उसको लाभ की प्राप्ति नहीं होता है। तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो वेबर की जो कॉन्सेप्ट वो वॉन्थोनेन की जो कॉन्सेप्ट है वर्तमान में भी उतनी ही प्रासंगिक है। अन्य आलोचनाओं की बात करें तो सामाजिक आर्थिक कारक जो होते हैं वो भूमि उपयोग को प्रभावित करते हैं, क्योंकि आपकी सामाजिक मान्यताएं, सांस्कृतिक मूल्य वो जो है वो बाजार मूल्य से तय नहीं होते। वहाँ के जो है उत्पाद जो है उनको वहाँ के जो सामाजिक जो मूल्य, सांस्कृतिक जो वैल्यूज़ हैं वो तय करती हैं। जब रेफ्रिजरेटर की हमने बात की, एक बाजार केंद्र की जो संकल्पना है वो व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि वर्तमान के अंदर कई बाजार जो सेंटर्स होते हैं और कई बाजार सेंटर्स में अपने इकोनॉमिक रेंट के अकॉर्डिंग जो कृषक है अपने जो उत्पाद होते हैं उनका जो विक्रय है उन क्षेत्रों में करता है। और जैसे मैंने कहा कि धरातल में समानता नहीं मिलती, मिट्टी के उपजाऊपन में समानता नहीं मिलती, धरातल में समानता नहीं मिलती। तो संकेंद्रीय जो पेटियाँ हैं उसमें भी एक अंतर की जो स्थितियाँ हमें देखने को मिलती है, और जो मिट्टी की जो उत्पादन जो क्षमताएँ होती हैं वो पूरे क्षेत्र में समान नहीं होती। तो उसके कारण फसलों का एक कंसेंट्रिक जोन या वृत्त एक तरह से वलय के रूप में जो है विकास नहीं होता, उसमें विकृतियां जो हैं वो आ जाती हैं। इस तरह से हम देखते हैं, हमने आलोचनाएं भी की और किस तरह से वेबर का जो सिद्धांत है अभी भी व्यवहारिक है, और किस तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार या
समय के साथ जो परिवर्तन हुए, उसके कारण जो स्थितियों में परिवर्तन हुआ, तो वो सब चीज़ें जो है वर्तमान के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो निश्चित रूप से आपको जो ये वीडियो है वोन थुनेन का आपको समझने में सहायक होगा, विभिन्न परीक्षाओं के अंदर उत्तर लिखने में आपको लिए सहायता सिद्ध करेगा। अगर आपको, मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आपको पसंद आते हैं आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैक्सिमम लोगों तक इसका बेनिफिट मिले और हम कोशिश करें कि आपको अधिक से अधिक जो है जो मैटर है आपको अवेलेबल करवा पाएँ। धन्यवाद।